नमस्कार दोस्तों, आज हम जन्नित्र के विशेषता विश्लेषण से संबंधित इसके अंदर जो हानियाँ हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन सीरीज हल करेंगे। जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वो तो अपना पहला प्रश्न है, डीसी जन्नित्र में पूर्ण भार ह्रास में लगभग 30% से 40% का योगदान रहता है। यानी जो डीसी जन्नित्र में जो कुल हानियां है उनमें से 30 से 40% किन का योगदान रहता है। तो देखो, डीसी जन्नित्र में जो आर्मेचर ताम्र हानि होती है, आर्मेचर लॉस कह सकते हैं या आर्मेचर ताम्र हानि, आर्मेचर ताम्र हानि, आर्मेचर ताम्र हानि होती है, उसका मान होता है, ज़्यादा ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, आर्मेचर ताम्र हानि, इसका मान होता है 30% से 40%। यानी आर्मेचर ताम्र हानि होती है 30% से 40%। यदि क्षेत्र की पूछ ले तो फील्ड या क्षेत्र ताम्र हानि, क्षेत्र ताम्र हानि होते 20 से 30%। इसके अलावा यांत्रिक हानि पूछ ले, यांत्रिक हानि, तो यांत्रिक हानि 10 से 20% होती है, 10% से 20%। और स्ट्रेस हानि पूछ ले तो 1% होती है। तो आर्मेचर ताम्र हानि 30 से 40%, क्षेत्र ताम्र हानि 20 से 30%, यांत्रिक हानि 10 से 20% और स्ट्रेस हानि 1% होती है। तो इसमें क्या पूछा है, 30 से 40% कौन सी हानि होती है? तो 30 से 40% आर्मेचर ताम्र हानि होती है, आर्मेचर ताम्र हानि। अगला है, डीसी जन्नित्र में आर्मेचर अभिक्रिया निम्न द्वारा उत्पन्न की जाती है। यानी डीसी जन्नित्र में आर्मेचर रिएक्शन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि जो मुख्य फील्ड है उस पर, जो मुख्य फील्ड फ्लक्स है उस पर आर्मेचर चालक में से जब धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर चालकों में भी एक फ्लक्स उत्पादित हो जाता है। तो मुख्य फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर द्वारा उत्पादित फ्लक्स का जो प्रभाव पड़ता है उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो उस कारण मुख्य फ्लक्स विलोपित हो जाते हैं तो उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो किसके कारण प्रभाव उत्पन्न होता है? आर्मेचर में से प्रवाहित धारा के कारण। यदि आर्मेचर में से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी तो आर्मेचर द्वारा उत्पादित फ्लक्स ज़्यादा होगा और रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आर्मेचर धारा द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, आर्मेचर धारा द्वारा। अगला है, मशीन के शंट फील्ड प्रतिरोध मापने का निम्न में से सही मापक उपकरण कौन सा है? शंट फील्ड प्रतिरोध, यानी शंट फील्ड प्रतिरोध कौन सा हो गया? मध्यम मान प्रतिरोध। मध्यम मान प्रतिरोध मापने के लिए इनमें से कौन सा है? देखो, मेगर, मेगर बहुत उच्च या इंसुलेशन का प्रतिरोध मापते हैं मेगर के द्वारा। ओहममीटर माप सकते हैं। इंसुलेशन टेस्टर, इंसुलेशन टेस्टर से चालक का प्रतिरोध मापते हैं, यानी मेगर और इंसुलेशन टेस्टर एक ही हो गया। एमीटर, एमीटर से धारा मापते हैं। तो इन ऑप्शनों में से क्या होगा? ओहममीटर, यानी ओहममीटर के द्वारा प्रतिरोध माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को की ओर स्थानांतरित करता है। यानी आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो चुंबकीय उदासीन अक्ष है, मैग्नेटिक नेचुरल अक्ष, एमएनए मैग्नेटिक नेचुरल अक्ष, एमएनए, वो किस ओर विस्थापित होता है या स्थानांतरित हो जाता है? तो एमएनए होता है वो जिस तरफ घूर्णन होता है जन्नित्र का उसी तरफ हो जाता है। मान लो घुमाव की डायरेक्शन ये है तो ये यहाँ से खिसक कर इधर आ जाएगा। यदि विपरीत है तो एमएनए विपरीत में आ जाएगा। तो जन्नित्र के घूर्णन की दिशा में ही स्थानांतरित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्नित्र के घूर्णन की दिशा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर रिएक्शन या प्रतिक्रिया को खाली स्थान पर करंट आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी आर्मेचर रिएक्शन को एक तो क्या है, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र और एक मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा इसमें क्या पूछा है, आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र पर एक प्रभाव है। यानी आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर द्वारा उत्पादित फ्लक्स दुख का पड़ने वाला प्रभाव है तो मुख्य फील्ड फ्लक्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुख्य फील्ड फ्लक्स या मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर द्वारा उत्पादित जो फ्लक्स है उसका प्रभाव। तो क्या हो जाएगा, मुख्य फ्लक्स किस में है, बी ऑप्शन में, मेन फील्ड फ्लक्स। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्मेचर प्रतिक्रिया में के लिए बुर्श को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। यानी आर्मेचर रिएक्शन में क्या कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए जो बुर्श है उसको मैग्नेटिक नेचुरल अक्ष चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष यानी MNA पर रखा जाता है। MNA पर क्यों रखते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, यानी जो आर्मेचर प्रतिक्रिया है उसको कम करने के लिए कार्बन बुर्श को चुंबकीय उदासीन अक्ष पर रखा जाता है MNA की तरफ। यानी हम यदि विस्थापित हो जाता है MNA तो हम वापस MNA की तरफ रोकर आरंभ पर कार्बन बुर्श को विस्थापित करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए, यानी किसमें, बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्षेत्र फ्लक्स में आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को क्या कहा जाता है। यही वापस इसकी परिभाषा ही पूछी है कि मुख्य क्षेत्र फ्लक्स में आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को क्या कहा जाता है, आर्मेचर रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन किस में, डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रिएक्शन यानी चुंबकीय प्रतिचुंबकन प्रभाव कह सकते हैं, विचुंबकन प्रभाव, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रिएक्शन चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रिएक्शन यानी चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कैसे निरस्त किया जा सकता है। प्रतिचुंबकन या चुंबकीय विक्षोभ एक ही चीज है, कैसे निरस्त किया जा सकता है यानी हटाया जा सकता है। तो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कम करने के लिए या जो रिएक्शन है इसके प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन बुर्श को जनरेटर के घुमाव की दिशा में क्यों, क्योंकि जो MNA है, मान लो आर्मेचर के अंदर मान लो कि घुमाव की डायरेक्शन ये है तो चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार से विक्षेपित हो जाएंगे। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स का उदासीन अक्ष MNA ये हो रहा है क्योंकि चुंबक पहले ये थी अब ये हो गई, तो जो चुंबकीय अक्ष जो मैग्नेटिक नेचुरल अक्ष है वो घूम गया MNA, जबकि ज्यामितिक नेचुरल अक्ष अपनी स्थिति पर ही रहेगा GNA ज्यामितिक नेचुरल अक्ष। तो क्या करेंगे हम, कार्बन बुर्शों को यानी इस प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन बुर्शों को रोकर आरंभ पर GNA से MNA की तरफ विक्षेपित करेंगे या घुमाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, GNA से MNA बुर्श की स्थिति स्थानांतरित करेंगे, यानी कार्बन बुर्शों की स्थिति को GNA से MNA की तरफ विस्थापित करेंगे, यानी जो ज्यामितिक नेचुरल अक्ष से है उससे मैग्नेटिक नेचुरल अक्ष की तरफ विस्थापित करेंगे, तो ये प्रभाव कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेशन विद्युत धारा में एक परिवर्तन है जो आर्मेचर में खालिस्तान के प्रभाव से गुजरने पर होता है। यानी कम्यूटेशन क्यों होता है, जनरेटर में आर्मेचर में कम्यूटेशन क्यों होता है। कम्यूटेशन होता है कि आर्मेचर
एक पोल से दूसरे पोल की तरफ विक्षेपित होता है तो इसकी धारा में परिवर्तन हो जाता है और इसे हम कम्यूटेशन कहते हैं। तो एक ध्रुव से अगले ध्रुव में जो एक ध्रुव से अगले ध्रुव की ओर गुजरता है तो इस गुजरने के कारण इसमें कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग होती है। कम्यूटेशन को कम करने के लिए अंतराध्रुव यानी इंटरपोल लगाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा क्या होगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कम्यूटेशन विद्युत धारा के एक परिवर्तन है जो आर्मेचर के डी ऑप्शन में एक ध्रुव से अगले ध्रुव के प्रभाव से गुजरने पर होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में इंटरपोल का कार्य है। इंटरपोल क्यों लगाते हैं? इंटरपोल स्पार्किंग को कम करने के लिए या कम्यूटेशन में वृद्धि करना भी कह सकते हैं। तो कम्यूटेशन में वृद्धि करने के लिए, यानी कम्यूटेशन में वृद्धि होगी तो स्पार्किंग में कमी आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्यूटेशन में वृद्धि करने के लिए। यदि इसमें यह लिखा होता कि स्पार्किंग को कम करने के लिए तो भी राइट होता। इंटरपोल जो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है उसको कम करते हैं, कम्यूटेशन में वृद्धि करके स्पार्किंग को कम कर देते हैं। तो ये भी इसका राइट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा, कम्यूटेशन में वृद्धि करने। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल के लिए होते हैं। ऑप्शन देखो, मोटर की चाल में वृद्धि करना, प्रति विद्युत वाहक बल में वृद्धि करना यानी क्रॉस ईएमएफ, मुख्य फील्ड की प्रबलता कम करना, कम्यूटेटर पे स्पार्किंग को कम करना, मुख्य फील्ड प्रबलता बढ़ाना। तो ऊपर पहले भी मैंने बता दिया कि इंटरपोल है वो स्पार्किंग को कम करते हैं और कम्यूटेशन में वृद्धि करते हैं। तो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तक हासिल करने के लिए क्या पर उपयोग किया जाता है? यानी स्पार्किंग विहीन, स्पार्किंग कम या नहीं के बराबर कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कम्यूटेशन ऑप्शन देखो, कंपेसेटिंग वाइंडिंग पर कॉपर बुर्शेज, ताम्र बुर्श, कंपेसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग। देखो विचुम्बकन प्रभाव को कम करने के लिए तो कंपेसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। नहीं जो पहले इसी में 2-3 क्वेश्चन पहले आया था ना कि विचुम्बक जो आर्मेचर रिएक्शन, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण एक तो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव होता है और एक विचुम्बकन प्रभाव होता है। विचुम्बकन प्रभाव कम करने के लिए तो कंपेसेटिंग वाइंडिंग करते हैं, मुख्य पोल के ऊपर एक अतिरिक्त वाइंडिंग लगाते हैं और इसका संयोजन आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में करते हैं। तो वो तो हो गया कंपेसेटिंग वाइंडिंग, ये तो है विचुम्बकन प्रभाव को कम करने के लिए। दूसरा है कम्यूटेशन के लिए यानी स्पार्किंग कम करने के लिए इंटरपोल वाइंडिंग की जाती है और इंटरपोल वाइंडिंग मुख्य पोल के बीच में, यानी मान लो 2 पोल है तो इन दोनों पोलों के मध्य, मान लो एक कोई जनरेटर है जिसके अंदर 2 पोल है, मान लो ये एन है ये एस है, घुमाव की डायरेक्शन मान लो ये आर्मेचर है, आर्मेचर की घुमाव की डायरेक्शन ये है। तो इन 2 मुख्य पोलों के मध्य अतिरिक्त छोटे पोल और घुमाव की डायरेक्शन में आगे आने वाले पोल की ध्रुवता के समान, मान लो ये एन है तो घुमाव की दिशा में कौन सा होगा, देखो घुमाव की दिशा में इससे जो एस आ रहा है तो ये एस होगा, ये एन है तो ये एन होगा, यानी जो आगे आने वाला पोल है घुमाव की दिशा में जो मुख्य पोल आगे एस आ रहा है तो यहाँ एस होगा पहले। तो मुख्य पोल के मध्य अतिरिक्त छोटे पोल और जो क्षेत्र कुंडलन होती है सीरीज क्षेत्र कुंडलन उसके 1/3 लपेटने इसमें रखते हैं इंटरपोल में। तो मुख्य पोल के मध्य छोटे पोल जिनका संयोजन आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में किया जाता है, इनकी ध्रुवता घुमाव की दिशा में आगे आने वाले पोल की ध्रुवता के समान रखी जाती है, तो ये इंटरपोल कहलाते हैं। तो स्पार्किंग विहीन दिक् परिवर्तन हासिल करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंटरपोल यानी ये तो मुख्य पोल और ये दोनों इंटरपोल हो गए। अगला, किसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है। इंटरपोल वाइंडिंग किस प्रकार से जोड़ते हैं? इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। तो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में, पहला ऑप्शन ए सही है इसका, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में।
अगला है, निम्न में से किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण बुर्श को घूर्णन की दिशा में अग्रवित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण बुर्शों के घूर्णन की दिशा में अग्रवित होने की आवश्यकता नहीं है। अब ऑप्शन देखो इसमें क्या है, इंटरपोल विधि, उच्च प्रतिरोधी बुर्श प्रयोग करके, दोनों इंटरपोल तथा लघु पिच युक्त वेस्टर्न विधि, लघु पिच युक्त वेस्टर्न विधि। तो इंटरपोल विधि हो जाएगी, यानी इंटरपोल विधि में ही कार्बन बुर्शों को विस्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है, कम्यूटेशन रुक जाता, यानी बड़ स्मूथ हो जाता है या सही हो जाता है, स्पार्किंग कम हो जाती है, तो इंटरपोल विधि। तो राइट आंसर क्या हो गया, इंटरपोल विधि। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोल के बीच रखा जाता है ताकि क्या होगा, इंटरपोल विधि में जो ये मुख्य पोल है इनके बीच में इंटरपोल रखा जाता है ताकि स्पार्किंग में कमी हो सके। ऑप्शन और भी देख लो, वोल्टेज में वृद्धि हो सके, स्पार्किंग को बढ़ाया जा सके, नहीं घटाने के लिए करते हैं, धारा के प्रवाह में वृद्धि हो सके। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरपोल मुख्य रूप से हम स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया इसका, स्पार्किंग कम हो सके। अगला क्वेश्चन है, एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को कहा जाता है। एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को कम्यूटेशन कहा जाता है। तो जनरेटर का मुख्य संचालक है कम्यूटेशन, जनरेटर का ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन, तो इसे क्या कहेंगे, कम्यूटेशन। कम्यूटेटर के दौरान आर्मेचर कुंडली के बीच एक शॉर्ट सर्किट होता है कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर कुंडली में एक शॉर्ट सर्किट होता है। कम्यूटेशन के अंदर कब शॉर्ट सर्किट होता है, जब कार्बन बुर्श दो सेगमेंट को एक साथ संपर्क करे। मान लो ये कम्यूटेटर है, जो कार्बन बुर्श है पहले यहाँ है, मान लो घुमाव की डायरेक्शन इस तरफ है मान लो, तो जस्ट अगला कार्बन बुर्श की कंडीशन क्या होगी, इन दोनों को शॉर्ट करेगा, इसके बाद में इस पर आएगा। तो ये तो हो गया कम्यूटेशन से पूर्व, कम्यूटेशन के दौरान और कम्यूटेशन के बाद। तो कम्यूटेशन के दौरान पूछा है, यानी कम्यूटेशन से पूर्व है, दौरान और बाद। दौरान के समय क्या होता है, एक कार्बन बुर्श दो सेगमेंट को एक साथ संयोजित करता है। कम्यूटेशन से पूर्व पिछले सेगमेंट पर रहता है, कम्यूटेशन के बाद अगले सेगमेंट पर चला जाता है, और कम्यूटेशन के दौरान दो कार्बन बुर्श को एक साथ संयोजित करता है। तो कोई राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी दो कम्यूटेटर ब्रश के साथ संपर्क में आते हैं, यानी दो दिग परिवर्तक ब्रश के साथ संपर्क में आते हैं, यानी जो दो सेगमेंट है वो एक ब्रश के साथ संपर्क में आते हैं। तो राइट आंसर बी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में यदि क्षेत्र प्रतिरोध यानी क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होता है तो क्या होगा। अब देखो क्षेत्र का क्रिटिकल प्रतिरोध क्या होता है, कोई भी जनरेटर है उसकी फील्ड का एक प्रतिरोध होता है, एक नियत प्रतिरोध होता है। मान लो एक शंट जनरेटर का हम उदाहरण ले, तो शंट जनरेटर है, इसकी फील्ड कॉइल का प्रतिरोध मान लो जो भी है, मान लो आउटपुट में 200 वोल्ट है, इसका प्रतिरोध 100 ओम है उदाहरण के तौर पर मान लें। तो इसमें से प्रवाहित धारा क्या होगी, यानी यहाँ पे वोल्टेज है 200 और प्रतिरोध है 100 ओम, तो ISH बराबर क्या हो गया, VSH अपॉन RSH। V का मान कितना है 200, R का मान कितना है 100, कितना हो गया 2 एम्पियर। तो इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर के अनुपातिक ये फ्लक्स उत्पादित कर रहा है। अब यदि इसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाकर इसका प्रतिरोध बढ़ाया जाए, यानी फील्ड का प्रतिरोध बढ़ाया जाए। अब मान लो यहाँ पर हम एक 900 ओम का प्रतिरोध उदाहरण के तौर पर लगा रहे हैं। अब इसमें से धारा का मान क्या होगा, अब धारा का मान हो जाएगा 200 वोल्ट है
और 900 और यानी 900 और 100,000 ओम का प्रतिरोध हो गया। कितना हो गया? 0.2 एम्पियर यानी 0.2 एम्पियर। धारा का मान घट गया, फ्लक्स भी घट जाएगा। अब यदि इसका प्रतिरोध और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो धारा और घट जाएगी। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा हम बढ़ा देते हैं, एक चरम क्षेत्र यानी एक उच्चतम मान तक बढ़ा देते हैं, तो धारा का मान बहुत ज़्यादा घट जाता है। और वह प्रतिरोध यानी वह स्थिति जिसके बाद यानी इस प्रतिरोध का मान उच्चतम बिंदु से भी हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो धारा का मान बहुत कम हो जाएगा, फ्लक्स नहीं के बराबर पैदा होंगे। यदि फ्लक्स नहीं पैदा होंगे तो जनरेटर वोल्ट जनरेट नहीं करेगा। तो एक सीमा तक हम प्रतिरोध को एक नियत सीमा तक बढ़ाते हैं तो जनरेटर वोल्ट जनरेट कर रहे हैं। उस सीमा से यदि उच्चतम प्रतिरोध कर देते हैं इसका क्षेत्र फील्ड का यानी टोटल प्रतिरोध, तो धारा का मान नगण्य हो जाएगा और फ्लक्स का मान भी नगण्य हो जाएगा, फलस्वरूप जनरेटर वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। तो एक क्रिटिकल प्रतिरोध, एक चरम प्रतिरोध तक तो यानी वोल्टेज जनरेट करता रहेगा, और इस चरम या क्रिटिकल प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध शंट फील्ड का कर देते हैं तो जनरेटर वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जनरेटर वोल्ट उत्पादित नहीं करेगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है डीसी जनरेटर के लिए यदि स्थिर हानि यानी फिक्स हानि, नियत हानि, चर हानि यानी वेरिएबल हानि या परिवर्तित हानि के बराबर होती है तो क्या होगा? यदि कोई भी जनरेटर है जिसमें स्थिर हानि यानी नियत हानि और वेरिएबल हानि या परिवर्तित हानि यदि बराबर है तो उसकी दक्षता अधिकतम होगी। यानी नियत हानि मान लो, फिक्स हानि मान लो कि कोई जनरेटर है जिसके अंदर फिक्स हानि या नियत हानि जैसे कि लो हानि रही, आंतरिक हानि रही है, तो नियत हानि मान लो कि 400 वाट है और वेरिएबल हानि भी 400 वाट है तो जनरेटर की दक्षता उच्चतम होगी। अब इससे कम या ज़्यादा होने पर वो अंतर होगा यानी दक्षता कम ही रहेगी। तो जिस स्थिति पर यानी स्थिर हानि और वेरिएबल हानि, परिवर्तित हानि बराबर है तो जनरेटर की दक्षता अधिकतम होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अधिकतम। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर पर लो हानि के प्रभाव से क्या होता है, यानी आयरन लॉसेज से क्या होता है? अब देखो ऑप्शन, दक्षता की हानि होती है, विभव की हानि होती है, धारा की हानि होती है या लोहा की हानि होती है। तो लो आने से जनरेटर की दक्षता में कमी हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षता की हानि। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन की दक्षता वक्र की प्रकृति होती है। दक्षता वक्र, जैसे जैसे भार का मान बढ़ाएंगे दक्षता में क्या होगा? अब देखो, मान लो यह स्थिर हानि है और यह चर हानि है या वेरिएबल हानि है या परिवर्तित हानि है। अब स्थिर हानि शून्य भार से पूर्ण भार तक स्थिर ही रहती है। वेरिएबल हानि भार के अनुपातिक परिवर्तित होती रहती है, जैसे कि आर्मेचर हानि है तो वो वर्ग के अनुपातिक होती है, जो भी है। तो चर हानि भार के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। बिना भार पर चर हानि का मान शून्य है तो दक्षता क्या होगी? कम होगी। जो जो भार का मान बढ़ाएंगे चर हानि बढ़ेगी। मान लो कि 100 वाट होगी, 200 वाट होगी और बढ़ते बढ़ते 400 वाट हो गई मान लो। तो जो ये स्टार्टिंग में शून्य है, दक्षता कम है, जो जो ये बढ़ेगी और एक कंडीशन ये आएगी कि दोनों की वाटता समान हो गई, यानी लोड बढ़ाने पर चर हानि बढ़ रही है तो बढ़कर इसके बराबर होगी तो दक्षता उच्चतम हो गई उसकी। अब उच्चतम के बाद क्या होगी? वापिस और बार बढ़ाएंगे, इसका मान लो कि 500 वाट हो गया तो दोनों में वापिस अंतर आ गया तो दक्षता घट जाएगी। तो दक्षता वक्र क्या होगा कि जो जो लोड का मान बढ़ाएंगे तो दक्षता का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। मान लो इस प्रकार से ये एक चरम बिंदु आ गया, उसके बाद वापस घटने लग जाएगा। तो दक्षता वक्र पहले बढ़ता है और जब स्थिर हानि और चर हानि या परिवर्तित हानि बराबर हो जाती है तो दक्षता उच्चतम होती है। उससे ज़्यादा और भार बढ़ाने पर दक्षता पुनः घटना प्रारंभ कर देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसकी दक्षता वक्र का कि पहले बढ़ता है, जो जो भार बढ़ाएंगे तो दक्षता बढ़ेगी और फिर
एक चरम बिंदु के बाद, चरम बिंदु कौन सा हो गया कि वेरिएबल हानि और स्थिर हानि बराबर है, वो चरम बिंदु हो गया, उसके बाद में घटने लग जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है। अगला क्वेश्चन है, लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग क्यों करते हैं? देखो, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील क्यों प्रयोग करते हैं? यदि लेमिनेटेड, इसमें दोनों पूछ लिया कि लेमिनेटेड और सिलिकॉन। देखो, लेमिनेटेड पटलित पत्तियां तो हम प्रयोग करते हैं एडी करंट लॉस कम करने के लिए, और सिलिकॉन धातु प्रयोग करते हैं क्षैतिज हानि यानी हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। तो इसमें दोनों पूछ लिया कि लेमिनेटेड और सिलिकॉन, यानी लेमिनेटेड सिलिकॉन क्यों प्रयोग करते हैं? तो लोहा यानी एडी करंट और हिस्टेरेसिस दोनों हानियों को कम करने के लिए। तो ये दोनों ही हानियाँ क्या है? लोहा हानि है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा हानि या लोहा ह्रास घटाने के लिए, यानी कौन सा है? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लोहा ह्रास घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस पहलू को न्यूनतम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है? देखो, अब पूछ लिया कि लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। लेमिनेटेड किया जाता है एडी करंट लॉसेज कम करने के लिए, एडी प्रवाह हानि या एडी करंट लॉसेज को। यदि पूछ ले सिलिकॉन क्यों प्रयोग की जाती है या फेरिट क्यों प्रयोग की जाती है हिस्टेरेसिस हानि कम करने के लिए, तो इसमें लेमिनेटेड पूछा है कि लेमिनेटेड कोर क्यों प्रयोग की जाती है आर्मेचर को, यानी लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे से लेमिनेटेड करके क्यों बनाया जाता है? तो भंवर धारा हानि या एडी प्रवाह हानि या एडी करंट लॉसेज कम करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडी प्रवाह हानि, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को क्या कहा जाता है? आर्मेचर के चालक द्वारा होने वाली शक्ति खपत आर्मेचर लॉस कहलाती है। फील्ड के द्वारा खपत होती है तो फील्ड लॉस। बुर्श संपर्क के कारण होता है तो बुर्श संपर्क हानि। यदि हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेज है तो ये हो गया लोहा हानि। तो इसमें आर्मेचर का पूछा है तो आर्मेचर हानि हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, आर्मेचर हानि। अगला क्वेश्चन है, ब्रश आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को के रूप में जाना जाता है? ब्रश आर्मेचर और फील्ड, ब्रश आर्मेचर किसका बना हुआ है? तांबर का। फील्ड किसकी बनी हुई है? तांबर की। अब देखो, लोहानी में ये दोनों ही नहीं है, लोहानी में तो एडी और हिस्टेरेसिस होता है। तांबर और यांत्रिक, तांबर तो है परंतु यांत्रिक में बेरिंग घर्षण, बेरिंग घर्षण और जो वायु घर्षण ये आ जाएगा। ताम्रानी में ये आएगा। लोहा और यांत्रिक ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लोहा और यांत्रिक, लोहा में तो हिस्टेरेसिस ही आ जाएगा। तो आर्मेचर, ब्रश आर्मेचर यानी जो ब्रश स्पार्किंग के कारण जो कुछ वोल्ट खपत होते हैं वो इस आर्मेचर हानि में लेते हैं। तो ब्रश आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों ही ताम्र हानि के अंदर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ताम्र हानि के रूप में जाना जाता है, तो ताम्र हानि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिवर्तित हानि है? वेरिएबल हानि है। वेरिएबल हानि का ऐसे क्या हो गया कि भार का मान बढ़ाने पर हानि का मान भी बढ़ेगा, तो वह वेरिएबल हानि है। तो देखो, भंवर धारा हानि लो हानि होती है, लो हानि शून्य भार से पूर्ण भार तक स्थिर होती है। क्षैतिज हानि ये भी लो हानि है जो शून्य भार से पूर्ण भार तक स्थिर रहती है। तो क्षैतिज हानि और भंवर धारा हानि दोनों ही लो हानि होगी। कोर हानि, कोर भी लो, यानी लो हानि के बारे में कह दिया ये भी। तो यानी जो कोर बनी हुई है वो सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है, तो उसकी हानि भी लो हानि आ गई। आर्मेचर या ताम्र हानि ये सही है, क्योंकि आर्मेचर जो चालकों में जो शक्ति हानि होगी वो, और ताम्र हानि या ताम्र हानि, सॉरी आर्मेचर या ताम्र हानि है। तो आर्मेचर या ताम्र हानि ये दोनों ही परिवर्तित या वेरिएबल हानियाँ है। तो यानी आर्मेचर हानि कहो या ताम्र हानि कहो, ये दोनों यानी ये वेरिएबल हानि या परिवर्तनशील हानि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी, आर्मेचर या ताम्र हानि। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज हानि इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है? क्षैतिज हानि, हिस्टेरेसिस हानि। हिस्टेरेसिस लॉसेज ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या है? यानी
हिस्टैरिसीस लॉसेज ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि हिस्टैरिसीस नियतांक, हिस्टैरिसीस आने बराबर हिस्टैरिसीस नियतांक बराबर हिस्टैरिसीस नियतांक इनटू चुंबकीय फ्लक्स की पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी। तो क्या सॉरी डब्ल्यू एच बराबर हिस्टैरिसीस नियतांक इंटू बी एम की पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी। ये हो गया हिस्टैरिसीस नियतांक। ये हो गया यानी पदार्थ की प्रकृति। हिस्टैरिसीस नियतांक का मतलब हो गया पदार्थ की प्रकृति। बी एम का मतलब हो गया फ्लक्स घनत्व है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 1 की पावर 1.6, एफ आवर्ती, वी कोर का या पदार्थ का आयतन। तो इन कारकों पर निर्भर करता है। अब ऑप्शन देखो, पदार्थ के आयतन पर निर्भर करता है, हाँ पदार्थ के आयतन पर निर्भर करता है। आवर्ती पर भी निर्भर करता है। अधिकतम फ्लक्स घनत्व है ये रहा, इस पर भी निर्भर करता है। परिवेश के तापमान यानी क्षेत्र, जो क्षेत्र है उसका तापमान, इस पर कोई आवश्यक नहीं है। तो इन कारकों पर तो निर्भर करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, यानी किस पर निर्भर नहीं करता है, तो परिवेश के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा, डी, परिवेश के तापमान। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में वायु घर्षण हानि किसके समानुपाती होती है? यानी जो वायु घर्षण हानि है वो किसके अनुपात में होती है? आपूर्ति धारा के वर्ग, अब धारा के वर्ग से वायु घर्षण का कोई महत्व नहीं है, अलग है। आर्मेचर की गति के वर्ग यह है। फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स घनत्व अलग हो गया, यानी इससे प्रभावित नहीं होती है। और आपूर्ति वोल्टेज से भी प्रभावित नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर की गति के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी वो जो वायु घर्षण है वो आर्मेचर की गति के वर्ग के समानुपाती होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, अगर एक डीसी जनरेटर के ब्रश होल्डर को रोककर से विद्युत रोधी नहीं किया जाता है तो क्या होगा? यानी ब्रश होल्डर है उसको रोकर से विद्युत रोधित नहीं करते हैं तो क्या होगा? यानी रोकर प्लेट पर ब्रश होल्डर लगा होता है। अब रोकर प्लेट चालक होती है, अब ब्रश होल्डर डायरेक्ट इससे जोड़ देते हैं, विद्युत रोधी करके नहीं लगाते हैं, तो लघु पतन हो जाएगा। लघु पतन होगा तो क्या होगा, भारी स्पार्किंग होगी। तो फील्ड में खुला परिपथ है, लेमिनेशन में मजबूत विद्युत रोधकता, यंत्र की कम बारित किया गया है, यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग। तो राइट आंसर क्या होगा, यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, यानी किसको हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाया जाता है? यानी डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में क्यों प्रचलित करते हैं? कम विश्वसनीयता नहीं, उच्च विश्वसनीयता के लिए करते हैं। तो कम क्षमता नहीं, भार में कम मूल्य नहीं, उच्च विश्वसनीयता सही। यानी डीसी दो जनरेटरों को समांतर क्रम में उच्च विश्वसनीयता के लिए चलाया जाता है, ताकि यानी एक में कोई दोष पैदा हो जाए तो दूसरा सप्लाई बराबर प्रचलित करता रहे, या भार ज़्यादा है तो भार आपस में एक दूसरे बांट ले। तो उच्च विश्वसनीयता के लिए समांतर क्रम में चलाया जाता है। तो ये था इनसे संबंधित कुछ प्रश्न। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।